21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इनोवेशन है ये आईफोन, क्योंकि इस आईफोन ने सिर्फ एप्पल को ही नहीं बल्कि इसके इन्वेंटर यानी स्टीव जॉब्स को भी पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईफोन ही वो डिवाइस था जिससे इंस्पायर होकर आज मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसके लिए स्टीव जॉब्स को ही हमेशा क्रेडिट दिया जाता है कि इस आदमी ने टेक्नोलॉजी में एक नया ही रिवॉल्यूशन ला दिया। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बात आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसे लोग स्टीव जॉब्स का इनोवेशन बोलते हैं वो असल में रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि एक चोरी थी। अब जनरली हम चाइना को कॉपी कैट बुलाते हैं कि ये कंट्री दुनिया भर के इनोवेशंस को कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बनाती है, और हम ये मान लेते हैं कि चाइना की तरह ही जो लोग कॉपी करते हैं वो बस कॉपी ही कर सकते हैं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते। राइट? रॉन्ग, क्योंकि एप्पल के फाउंडर ने स्टीलिंग को ही इनोवेशन बना दिया। और ये सब कब, कैसे और किस तरह से शुरू हुआ, इन सब चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। साल 2000 या 2001 के आसपास की बात है। एप्पल के हेडक्वार्टर में एप्पल के एम्प्लॉइज अपने अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे होते हैं और अचानक से उनके पास उनका कोई सीनियर आकर बोलता है कि तुम्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, कितने दिन तक करना पड़ेगा, ये कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। बस हाँ या ना में तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी अभी के अभी। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करके इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी पर ट्रस्ट था कि इस प्रोजेक्ट के बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। और वही कईयों ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करके इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया। अब जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कहा था, स्टीव जॉब्स ने उन लोगों को दो टीम्स में डिवाइड किया था, P1 एंड P2। और इन दोनों टीम्स को एप्पल के हेडक्वार्टर्स में ही इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एक पर्पल डॉम नाम की दो सीक्रेट रूम्स बनाई थी, जहां कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए थे। इन दो टीम्स को स्टीव जॉब्स ने उन सीक्रेट रूम में डाल दिया था। और इस पर्पल प्रोजेक्ट का फर्स्ट रूल ही ये था कि इस पर्पल प्रोजेक्ट के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। इसी से यू कैन गेस कि स्टीव जॉब्स ने इस प्रोजेक्ट को कितना सीक्रेट रखा होगा। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि कोई एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने घर पर भी बात नहीं कर सकता था। घर पे तो क्या, अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने से पहले स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉइज से बहुत ही स्ट्रिक्ट एनडीएस यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके लिए थे। इसलिए हर किसी के मन में डर था कि कहीं गलती से हम कुछ इंफॉर्मेशन लीक करेंगे तो एक तो जॉब जा सकती है और ऊपर से भयंकर लेवल के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और उसमें भी स्टीव जॉब्स को लेकर ऑफिस में एक ऐसा मानना था कि उन्हें कहीं ना कहीं से हर बात पता चल ही जाती थी। इसलिए इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के चलते एप्पल के कई इंजीनियर्स ने ये तक कहा है कि इस प्रोजेक्ट ने अगले 2.5 से 3 साल तक हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी स्लीप साइकिल, हमारी हेल्थ, हमारी सोशल लाइफ और हमारे वर्क लाइफ बैलेंस की वाट लगा दी थी। और यही नहीं, कुछ इंजीनियर्स ने ये तक कहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके डाइवोर्स तक हो गए थे। फाइनली दिन आता है 9 जनवरी 2007। सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कोने सेंटर में स्टीव जॉब्स पहली बार अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को पब्लिकली अनाउंस करते हैं। और ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि आईफोन था। And we are calling it iPhone. We got the first look today at what Apple says is the next big thing. We think there are going to be several 100,000 people lined up Friday night and Saturday morning just to have the first one. The iPhone itself is a game changer. This is going to be going down in the history of all cell phones. I got two! The first look for many people at Apple's new iPhone. A lot of buzz about this particular device. We're going to make some history together today. लेकिन अब सवाल ये आता है कि आईफोन से पहले भी मार्केट में सैमसंग, नोकिया, HTC, ब्लैकबेरी ऐसे एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन्स अवेलेबल थे। तो फिर आईफोन में ऐसा क्या था जो उसे बाकियों से अलग बनाता था? एक चीज जो आईफोन को बाकियों से अलग बनाती थी, That was its टच स्क्रीन। तो अब यहाँ पर दो सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल कि क्या आईफोन से पहले किसी भी फोन में टच स्क्रीन का फीचर था ही नहीं? और दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि जब इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल स्टीव जॉब्स द मैनिपुलेटर लिखा है तो फिर मैं आईफोन पर क्यों अटका हुआ हूँ? तो थोड़ा सा वेट करो, मैं स्टेप बाय स्टेप उसी पर आने वाला हूँ। स्टीव जॉब्स के मैनिपुलेटिव नेचर को समझने के लिए आईफोन के इस फीचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 मिनट में आपके पॉइंट पर आऊंगा। तो क्या था अपना पहला सवाल कि क्या आईफोन से पहले बाकी किसी भी फोन में टच स्क्रीन का फीचर एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? तो देखो, आईफोन से पहले भी IBM साइमन, पाम ट्रियो, विंडोज पॉकेट ऐसे कुछ फोन्स थे जिनमें टच स्क्रीन फीचर था, लेकिन इनकी जो टच स्क्रीन होती थी वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती थी। उन स्क्रीन के लिए स्टाइलस यूज करना पड़ता था या फिर स्क्रीन को ऐसे फर्मली प्रेस करना पड़ता था। मतलब इन फोन्स में टच स्क्रीन तो थी लेकिन वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं थी।
लेकिन वही एप्पल ने आईफोन में क्या किया कि रेजिस्टिव टच की जगह कैपेसिटिव मल्टी टच इंटीग्रेट कर दिया, जिससे टच स्क्रीन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव, स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बन गई थी। इवन मल्टी टच फीचर की वजह से पिंच टू जूम, स्वाइप, जेस्चर्स ऐसे कई सारे फीचर्स आईफोन में आ चुके थे। इस फीचर को लेकर खुद स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि ये एप्पल की हिस्ट्री का आज तक का बेस्ट इन्वेंशन है। आगे चलकर ये टच स्क्रीन फीचर इतना पॉपुलर हुआ कि खुद सैमसंग ने इसे कॉपी करके अपना गैलेक्सी सीरीज लॉन्च कर दिया था। लेकिन ये बात स्टीव जॉब्स को इतनी खटक गई कि 2011 में वो सैमसंग पर पेटेंट इंफ्रिंजमेंट को लेकर सीधा केस फाइल कर देते हैं। इसके चलते सैमसंग को $539 मिलियन का फाइन भी पे करना पड़ा था। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं बल्कि एप्पल ने इस मल्टी टच फीचर को लेकर HTC और मोटोरोला पर भी ऐसे ही केसेस फाइल कर दिए थे। अब यहाँ तक आपने एप्पल के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में, मल्टी टच इन्वेंशन के बारे में और सैमसंग, HTC, मोटोरोला के अगेंस्ट केसेस के बारे में जो भी सुना, उससे आपको क्या लग रहा है? यही ना कि स्टीव जॉब्स ने दिन रात एक करके मल्टी टच का रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन किया है और इन बाकी कंपनीज ने उनके इस इन्वेंशन को कॉपी पेस्ट कर दिया है। बट जिस मल्टी टच को लेकर इतनी सारी केसेस हुई, जिस मल्टी टच की वजह से आईफोन को इतनी सक्सेस मिल पाई, जिस मल्टी टच की वजह से टेक वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स को इतना सारा फेम मिला, व्हाट इफ आई से कि ये मल्टी टच स्टीव जॉब्स ने कभी इन्वेंट ही नहीं किया था। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये टेक एप्पल ने कहीं और से चोरी किया था। And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. I'm really excited to be here today because I'm about to show you some stuff that's just ready to come out of the lab. This thing allows you to have multiple points at the same time. I can use both my hands. I can just go right up and use all 10 fingers if I wanted to. Go like that. 1965 ए जॉनसन नाम का एक इंजीनियर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन का एक प्रोटोटाइप बनाता है। इसी प्रोटोटाइप से इंस्पायर होकर 1982 में निमिष मेहता नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट दुनिया का पहला ह्यूमन कंट्रोल्ड मल्टी टच डिवाइस बनाता है। फिर आगे 16 साल बाद यानी 1998 में निमिष मेहता के इसी इन्वेंशन से इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के 2 PhD स्टूडेंट मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम था फिंगरवर्क। इस कंपनी के अंडर वो दुनिया का पहला टच स्ट्रीम कीबोर्ड लॉन्च करते हैं। ये कीबोर्ड इन लोगों ने इसलिए बनाया था कि किसी काम को करने से, जैसे कि कीबोर्ड पर बार बार टाइप करने से जो मसल पेन होता है वो दूर हो जाए और यूजर्स का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाए। लेकिन आगे चलकर इनकी इस फिंगरवर्क कंपनी पर नजर पड़ती है स्टीव जॉब्स की। 2005 में वो इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और इसी की टेक्नोलॉजी को यूज करके वो आईफोन का मल्टी टच कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी जिस मल्टी टच को स्टीव जॉब्स ने हमेशा एज अ खुद का इन्वेंशन मार्केट किया है, वो मल्टी टच एक्चुअल में उन्होंने कभी इन्वेंट किया ही नहीं है। अच्छा, ये हो गई मल्टी टच की बात कि कैसे उन्होंने किसी और के इन्वेंशन को खुद का इन्वेंशन बताकर मार्केट किया। नाउ मीट स्टीव वोज़नियाक। वैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक का नाम तो सेम ही है, लेकिन दोनों के काम इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, इन लोगों में एक बात कॉमन है जो स्टीव जॉब्स में नहीं थी। इन तीनों के पास अपनी अपनी फील्ड का फॉर्मल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, उन्होंने कंप्यूटर्स को लेकर फॉर्मल पढ़ाई की है। मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने मेटा को बनाया, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में फॉर्मल एजुकेशन लिया है। इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्पेस और रॉकेट्स को लेकर किसी कॉलेज से फॉर्मल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने स्पेस के बारे में खुद से कई बुक्स पढ़ी है और साथ ही कई प्रोफेशनल लोगों से गाइडेंस भी लिया है। यानी इन तीनों ने अपनी अपनी फील्ड में खुद को फॉर्मली ट्रेन कर रखा है और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी कंपनीज को बनाया है। लेकिन आपको पता है स्टीव जॉब्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उन्होंने कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया है और ना ही कभी उसे इनफॉर्मली इन डेप्थ जाकर सीखने की कोशिश की है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि स्टीव जॉब्स ने आखिर इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे, जबकि उनके पास अपने फील्ड का कोई फॉर्मल नॉलेज था ही नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, इसके ये 2 सबसे बड़े रीजंस हैं। मीट स्टीव वोज़नियाक। वैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक का नाम तो सेम ही है, लेकिन दोनों के काम इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और अब आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिल चुका है। स्टीव जॉब्स के पास टेक और अपनी फील्ड को लेकर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था और यहीं पर एंट्री होती है स्टीव वोज़नियाक की, द को-फाउंडर एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टीव जॉब्स। अब ये दोनों कितने बेस्ट फ्रेंड थे ये आपको एक छोटी सी स्टोरी से पता चल जाएगा। ये वाला गेम बचपन में सबने खेला ही होगा। अब ये मत बोलना कि यार मैं गरीब था इसलिए मैंने ये गेम कभी खेला ही नहीं। खैर ये गेम सैमसंग से लेकर नोकिया सभी फोन्स में था। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो ब्रेकआउट नाम का गेम है उसे अटारी नाम की इस कंपनी ने बनाया था। तो बात है 1970s की, जब स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब करना शुरू किया था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने पहले तो कहा था कि उनके पास टेक और कंप्यूटर्स का कोई फॉर्मल नॉलेज था ही नहीं, तो फिर उन्हें एज एन इंजीनियर हायर किया कैसे? तो देखो इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस दौरान उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। उसी बीच उन्होंने एक न्यूज़पेपर में इस अटारी कंपनी के हायरिंग की एड देखी थी और वो देखकर स्टीव जॉब्स इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में पहुंच गए। लेकिन उस वक्त उनका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई रोड साइड बंदा वहां पर पहुंच गया, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहां से भगाने लग गया था। इस बात पर स्टीव जॉब्स वहां बैठकर लिटरली रोने लग गए और कहने लगे कि जब तक
तक मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। उनकी ऐसी वियर्ड हरकतें देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड तो पुलिस तक बुलाने वाला था, लेकिन तभी वहां पर अटारी का एक सीनियर इंजीनियर आता है और स्टीव जॉब्स को अंदर बुला लेता है। तब स्टीव जॉब्स उसे ये कहकर जॉब के लिए कन्विंस करते हैं कि भले ही मेरे पास इंडस्ट्री को लेकर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, आई कैन डू दिस। और उसके बेसिस पर फाइनली उन्हें अटारी में हायर किया जाता है। उसी दौरान नोलन बशनेल, जो अटारी कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने स्टीव को ये ब्रेकआउट गेम बनाने का टास्क दे दिया। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हार्डवेयर और टेक को लेकर स्टीव के पास कोई फॉर्मल नॉलेज था ही नहीं, लेकिन स्टीव को ये वाला प्रोजेक्ट हाथ से जाने भी नहीं देना था। तो स्टीव यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। वो स्टीव वॉजनियाक से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हमें एक ऐसा गेम बनाना है और डेडलाइन सिर्फ 4 दिन की है। वॉजनियाक मान जाते हैं और अगले 4 दिन तक हर रात जागकर, लिटरली कंटिन्यू 4 रात जागकर वो इस गेम को बना देते हैं। और वॉजनियाक इस काम को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं कि अटारी कंपनी के जो बाकी के गेम्स होते थे उनमें नॉर्मली 150 से भी ज्यादा चिप्स यूज होते थे, लेकिन वॉजनियाक ने इस गेम को सिर्फ 44 चिप्स यूज करके बना दिया था। तो इसको देखकर अटारी कंपनी का फाउंडर इतना खुश हो गया था कि उसने स्टीव जॉब्स को $5000 का बोनस दे दिया। लेकिन पता है, स्टीव जॉब्स ने वॉजनियाक से जाकर कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सिर्फ $700 मिले हैं, और उसमें भी स्टीव ने उन $700 को 50-50 कर दिया। यानी वॉजनियाक के हाथ में सिर्फ $350 ही थमा दिए और बचे हुए $4650 खुद की जेब में डाल दिए। सो इसी इंसिडेंट से आपको आइडिया आ गया होगा कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की दोस्ती कितनी गहरी थी, और इससे आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि स्टीव जॉब्स कितने मैनिपुलेटिव नेचर के थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट था वो साल 1973 का था, मतलब उस हिसाब से स्टीव जॉब्स की एज उस वक्त 18 साल थी। इसलिए एक बार के लिए मान लेते कि एक 18 साल के लड़के को ऐसी हरकत के लिए जज करना थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। आपको पता है, स्टीव वॉजनियाक यही वो बंदा था जिसने एप्पल के हर प्रोडक्ट को बिल्ड किया। यही वो बंदा था जिसने एप्पल को इतना बड़ा बनने में, चलो 100% नहीं, लेकिन 50% तो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ऑनेस्टली कितने लोगों ने आज तक इस बंदे के काम के बारे में सुना है? काम तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन कितने लोगों ने आज तक इसका नाम भी सुना है? आई बेट कि कुछ लोग छोड़कर शायद ही कभी किसी ने स्टीव वॉजनियाक का नाम सुना होगा। और पता है क्यों किसी को इस बंदे का नाम तक पता नहीं है? तो यही पर आता है हमारा रीजन नंबर 2, रियलिटी डिस्टॉर्शन। स्टीव जॉब्स की आदत थी, अब वो आदत थी या उनकी बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी थी, उसे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मान लेते कि ये उनकी आदत थी। आपको पता है, ये बात खुद उनके कई एम्प्लॉइज ने बताई है कि स्टीव जॉब्स दूसरों के आइडियाज को चुराकर उन्हें खुद के आइडियाज बताते थे। फॉर एग्जांपल, अगर उनका कोई एम्प्लॉय उनके पास कोई आइडिया लेकर जाता था तो वो बोलते थे कि मजा नहीं आया, बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, और ये सब बोलकर उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते थे। अब उसके कुछ ही दिनों बाद स्टीव जॉब्स खुद उस एम्प्लॉय के पास जाते थे और बोलते थे कि मेरे पास एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और उसके बाद उस एम्प्लॉय को उसी का आइडिया हल्का सा रीपैकेज करके सुनाते थे। मतलब अब आइडिया अगर एग्जीक्यूट होगा भी तो क्रेडिट किसको मिलेगा? स्टीव जॉब्स को। जॉनथन आइव नाम का उनका एक एम्प्लॉय था जिसने iMac, iPod और iPhone को तक डिजाइन किया था। लेकिन जॉनथन ने खुद बताया कि स्टीव जॉब्स ने पहले उनके आइडिया को बकवास बोलकर रिजेक्ट कर दिया था और बाद में उसे हल्का सा मॉडिफाई करके उसका क्रेडिट खुद ले लिया था। स्टीव जॉब्स स्टेज पे जाकर ऑडियंस के सामने उस इनोवेशन का क्रेडिट खुद के नाम पर कर लेते थे और उसका एक्चुअल इनोवेटर नीचे ऑडियंस में बैठकर वो देखता था। और सेम यही जॉनथन के साथ भी हुआ और स्टीव वॉजनियाक के साथ भी हुआ। अब चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि खुद की कंपनी के एम्प्लॉइज का ऐसा क्रेडिट चुराना ठीक था। वैसे ठीक तो क्या ही था, ऑब्वियसली गलत था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि वो ठीक था। पर एक बार स्टीव जॉब्स ने ये सेम इविल स्ट्रेटजी एक ऐसी जगह पर यूज की थी जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनना। जेरोक्स कॉर्पोरेशन, एक टाइम पर ये कंपनी प्रिंट इंडस्ट्री का 80% शेयर ओन करती थी, लेकिन आगे मार्केट में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेयर्स एंटर हो गए थे, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रिंट इंडस्ट्री का बिजनेस अफेक्ट होने लग गया था। इसलिए खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए इस कंपनी ने 1970 में पालो अल्टो रिसर्च सेंटर नाम का अपना एक R&D सेंटर बना दिया। यहाँ पर उन्होंने कुछ टॉप इंजीनियर्स को हायर करके उनसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उस टाइम की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे बिट मैपिंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करना शुरू किया था। उनकी ये टेक्नोलॉजीज उनके टाइम के हिसाब से इतनी ज्यादा एडवांस थी कि एप्पल के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जेफ रैस्किन को ये देखकर रियलाइज हुआ कि ये कंपनी जो इन्वेंशन कर रही है वो पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल कर रख सकती है। और ये बात उस डेवलपर ने तुरंत स्टीव जॉब्स को जाकर बता दी। जेफ ने स्टीव जॉब्स से कहा कि वो एक बार उस R&D सेंटर में जाकर उन टेक्नोलॉजीज को देख कर आए और जितना हो सके उसके बारे में समझ ले। उस बंदे की बात सुनकर स्टीव जॉब्स भी बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन स्टीव जॉब्स ये अच्छे से जानते थे कि ऐसी वो अगर जाकर उन्हें उस R&D सेंटर की टूर मांगेंगे तो ऑफकोर्स वो तो मना ही करने वाले थे। इसीलिए वो यहाँ पर एक ट्रिक यूज करते हैं। देखो उस टाइम पर एप्पल भी अपने प्राइम टाइम में थी
और हर कोई एप्पल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। तो इसी का फायदा उठाकर स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि उस जेरोक्स कंपनी के वेंचर कैपिटल टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें एक ऑफर दे दिया। स्टीव ने उनसे कहा कि आप एप्पल में $1 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बदले पार्क में जो आप सीक्रेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो वो हमारे साथ शेयर कर दो। अब बात ऐसी थी कि कहीं ना कहीं जेरोक्स भी एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहती थी ताकि उनके नए इन्वेंशंस को थोड़ा और पुश मिल सके। इसलिए जेरोक्स ने ये डील एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने स्टीव जॉब्स को पार्क में इनवाइट करके उनकी नई टेक्नोलॉजीज दिखा दी। लेकिन यही जेरोक्स की सबसे बड़ी गलती थी। ये सारी टेक्नोलॉजीज जैसे GUI, माउस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब देखकर स्टीव जॉब्स वैसे ही शॉक हो गए थे जैसे क्रिश के पापा की फ्यूचर देखने वाली मशीन को देखकर ये साइंटिस्ट साहब शॉक हो गए थे। वो देखकर स्टीव को ये समझ आ गया था कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी और अब उन्हें इस पर कुछ ना कुछ करना था। तो यहाँ पर स्टीव जॉब्स एक बहुत ही बड़ा गेम खेलते हैं। वो किसी और के आइडियाज को चोरी करने वाला ये सेम पैटर्न इस जेरोक्स कंपनी के केस में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उन्होंने जब जेरोक्स के R&D सेंटर को विजिट किया तो एज अ फीडबैक उनसे कहा कि आपकी टेक्नोलॉजी में वो दम नहीं है और उनको बातों बातों में ये प्रूव कर दिया कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो किसी काम की नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसके कुछ ही टाइम बाद स्टीव जॉब्स अपना लीजा नाम का एक कंप्यूटर लॉन्च करते हैं जिसमें एग्जैक्टली उसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था जो उस R&D सेंटर में स्टीव देखकर आए थे। हालांकि ये जो उनका लीजा कंप्यूटर था वो बहुत बुरी तरह से पिट गया था। 2 साल के अंदर ही उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी और यहाँ तक कि एप्पल को इसके 2700 यूनिट्स लिटरली मिट्टी में दफनाने पड़े थे। स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स कंपनी के साथ जो किया था उसे कंप्यूटर हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक हाइस्ट भी कहा जाता है। लेकिन अपनी गलती एडमिट करने की बजाय स्टीव जॉब्स ने इस पर क्या रिप्लाई दिया था पता है? उन्होंने पिकासो को कोट करते हुए कहा था कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। इसलिए हम भी बेशर्म होकर अच्छे आइडियाज चोरी कर लेते हैं। यानी एक बार के लिए लड़कियां अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन स्टीव जॉब्स कभी नहीं। और अब लड़कियों की बात निकल ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि जितने मूड स्विंग्स लड़कियों के नहीं होते ना उससे कई ज्यादा मूड स्विंग्स स्टीव जॉब्स के होते थे। वो किसी एम्प्लॉय के पास जाकर उसकी क्लास लगाते थे और फिर कुछ ही देर में जाके फिर से उसे अप्रिशिएट करते थे। उनकी एक एम्प्लॉय थी जो एक बार लेट ऑफिस पहुंची। इस पर स्टीव ने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्यों लेट हुए ऑफिस आने में? तो उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई थी इसलिए उसे आने में थोड़ा लेट हो गया। पता है उसके बाद स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उसी दिन दोपहर में स्टीव जॉब्स उस एम्प्लॉय के केबिन में जाते हैं और उसकी तरफ एक कार की चाबी फेंक कर कहते हैं कि अब अगली बार से लेट मत होना। वो जो चाबी थी ना वो एक ब्रांड न्यू जैगुआर की चाबी थी जो कि उस वक्त अराउंड $35,000 में मिलती थी। उनका हर अलग जगह पर हर अलग टाइम पर एक अलग ही मूड होता था। उनकी एक और आदत थी कि उनको अपनी कंपनी में सिर्फ ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए थे जो सिर्फ सच बोले, फिर भले ही चाहे वो बात कड़वी ही क्यों ना हो। एप्पल में गाय कावासाकी नाम का एक एम्प्लॉय था। 1984 की बात कर रहा हूं मैं। स्टीव जॉब्स एक दिन उसके केबिन में गए, तब उनके साथ एक और बंदा था। केबिन में जाकर स्टीव ने उस एम्प्लॉय से पूछा कि जो नोवेयर नाम की एक कंपनी है उसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स, क्या लगता है तुम्हें उस कंपनी के बारे में? पहले तो वो एम्प्लॉय सोचता है कि सच बोलूं कि नहीं, क्योंकि उससे पता था कि अगर उसका ओपिनियन स्टीव जॉब्स के साथ अलाइन नहीं हुआ तो वो इतने सनकी थे कि उसे ऑन द स्पॉट फायर भी कर सकते थे। इसलिए उसने बिना शुगर कोट किए उस नोवेयर कंपनी के बारे में जो भी लगता था वो सब कुछ सच बोल दिया। उसने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही मीडियोकर, बोरिंग और सिंपलिस्टिक होते हैं और उस कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एक गलत डिसीजन हो सकता है। तभी स्टीव जॉब्स उस एम्प्लॉय को उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको वो साथ में लेकर आए थे। वो कहते हैं मीट मिस्टर आर्ची मगिल, द फाउंडर ऑफ नोवेयर। मतलब उनके दिमाग में कब क्या पकड़ा होता है वो कोई गैस ही नहीं कर पाता था। तो अब सवाल ये आता है कि अगर स्टीव जॉब्स के पास अपनी फील्ड को लेकर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था तो वो इतने सक्सेसफुल बने कैसे? अगर उन्होंने इतने सारे लोगों के इंक्लूडिंग हिज को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक, जेरोक्स जैसी कंपनीज के आइडियाज को चुरा कर खुद को इतना बड़ा बनाया है तो फिर स्टीव जॉब्स को सच में एक विजनरी लीडर कहना चाहिए या फिर एक मैनिपुलेटर जिसने औरों का क्रेडिट चोरी करके खुद के नाम करवाया है? और वो जो जैगुआर गिफ्ट करने वाला इंसिडेंट था या फिर जो नोवेयर कंपनी वाला इंसिडेंट था उसका क्या कंक्लूजन निकाले कि क्या सच में स्टीव जॉब्स साइको थे या फिर उसके पीछे उनकी कोई सीक्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी? तो ये थी स्टीव जॉब्स की एप्पल को नंबर 1 बनाने की कहानी, जहां आइडियाज हमेशा कोई और देता था लेकिन स्टीव जॉब्स उन आइडियाज की मार्केटिंग इस तरह से करते थे कि आम लोगों को तो यही लगता था कि ये सब कुछ उन्होंने ही इन्वेंट किया है। और उनका ये कोट तो उनके फैंस ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, दैट गुड आर्टिस्ट कॉपी, great artists steal, and we, yani Apple, have always been shameless about stealing great ideas. I mean, Picasso had a saying. He said, "Good artists copy, great artists steal," and we have, always been shameless about stealing great ideas.